व्यूअर्स का प्रयास की इस नई क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंस, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सपनों की दुनिया में लेके चलता हूँ। तो ये है टेंस का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, सपनों की दुनिया से बड़े खुश हो रहे हो। सपनों की दुनिया का मतलब है पास्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट आपको पता है कि रियल टेंस होता है और जो टाइम बीत गया वो होता है। लेकिन फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर पूरा का पूरा आपकी एज के लिए पूरा का पूरा टाइम ऑफ ड्रीम होता है, सपनों में रहते हैं। या हम कहें कि टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर है वो अनरियल टेंस होता है। अनरियल का मतलब वास्तविक टेंस नहीं होता। रियल टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और फ्यूचर को अनरियल टेंस माना जाता है। क्लियर है? यानी वो जस्ट एक टाइम है और उस फ्यूचर को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि प्रेजेंट और पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। क्लियर है? इसीलिए आपको कहा था कि सपनों की दुनिया। आप सोचते रहते हैं ना सारे दिन की ये करेंगे वो करेंगे। ये लड़के तो सोचते हैं ऑडी ले आएंगे, है ना, ऑडी में घूमेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, है ना। और ये सोचती रहती हैं कि भाई इतना सारा वो गहना होगा और सोना होगा, है ना। हाँ, जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी मेरी होंगी दुनिया में। हाँ, चलिए, सपने लेने चाहिए और दिन में लेने चाहिए। और दिन के सपने कभी भी टूटते नहीं है। रात वाले सपने टूट जाते हैं, दिन में सपने लीजिए, खुली आंखों से लीजिए। बस शर्त यह है कि अपने आप को तैयार रखिए, हिम्मत रखिए उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो वही फ्यूचर आपको शो करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, ये जो फ्यूचर सिंपल है, जितना सिंपल हमने और आपने पढ़ा है उतना सिंपल ये है नहीं। कहने का मतलब हम केवल जो 2 या 3 टेंस हैं उन पर ध्यान देते हैं, बाकी जो टेंसेस हैं उन पर इतना खास ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पूछे भी बहुत कम जाते हैं। लेकिन उतना सिंपल और इतना इजी ये है नहीं। आज आपको पता चलेगा कि ये जो टेंस है वो थोड़ा सा डीप जाएं तो कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर होता है, जो कि आपको क्लियर करना है। हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि स्पीकर के बोलने के बाद वाला टाइम, यानी भविष्य। सिंपल आप जानते हो इंडेफिनिट है, निश्चित समय नहीं बताएगा। तो इसका मतलब फ्यूचर का कोई ऐसा अनिश्चित टाइम जो बताता है उसी को फ्यूचर सिंपल कहते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ इसका यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखते चलिए। पहला जो इसका यूज है, हाँ, लड़की समझ गई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है भाई। लड़की कह रही है पहला इसका मतलब और भी इसके यूज हैं। हाँ, सही कह रही है। हमने आज तक एक ही पढ़ा था, लेकिन इसके कई यूज है। पहला जो यूज है वो कहते हैं प्योर फ्यूचर एक्शन। प्योर फ्यूचर एक्शन, ठीक है, ये नाम मेरे द्वारा दिया गया है, प्योर फ्यूचर एक्शन। प्योर फ्यूचर एक्शन का मतलब ऐसी घटना, ऐसा काम, ऐसी एक्शन, ऐसा वर्ब जिस पर कि आपका कंट्रोल नहीं रहता, कोई कंट्रोल आपका नहीं रहता, उसको हम प्योर एक्शन कहते हैं। जो फ्यूचर टाइम की प्योर एक्शन होती है उसमें हमेशा ही फ्यूचर का प्रयोग होता है, हमेशा ही फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे कि लड़कियां खास ध्यान दें, हाँ, शी विल बी 30 नेक्स्ट वीक। हाँ, अच्छी लगी कह रहा है? एग्जाम्पल अच्छा लगा क्या? हाँ, गुड, शाबाश। चलिए, मजाक की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जो समझने वाली बात है वो ये बात है कि ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसा एक्शन है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और शायद होता तो सबसे पहले कितने भी पैसे लग जाएं, कुछ भी लग जाए, ये इस पर कंट्रोल कर लेती, है ना, या इससे पहले ही बहुत कर चुकी होती। लेकिन ऐसी है जो कि प्योर एक्शन है। और प्योर एक्शन का मतलब है इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोलेबल नहीं है। क्लियर है? अगले महीने या अगले वीक 30 की होगी तो होगी, चाहे बताए 20 की, लेकिन हो जाएगी वो 30 की। इसके पर कंट्रोल नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपने याद किया कि जो प्योर एक्शन होती है, और प्योर एक्शन फ्यूचर की वो होती है जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि ऐसी कोई क्रिया जिसको कि डिसाइड किया गया है, डिसाइडेड ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। जैसे आप कहें, सिंपल सी बात है कि
इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है। आई शैल बाई एन अम्ब्रेला, आई शैल बाई एन अम्ब्रेला। तो ये जो क्रिया है ये है बोलते टाइम की क्रिया है। पहले तो डिसाइड नहीं किया ना इसने, पहले तो कोई डिसाइड नहीं किया, इसने क्या किया था, बोलते टाइम यानी अभी अभी डिसाइड किया है, ठीक है। या कहें कि ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम, फिर आगे कहता है कि आई विल वेट, आई विल वेट। अब ये भी कब का है, ये भी क्या है, ऑन द स्पॉट का मैटर है, क्लियर है। इसलिए किसका प्रयोग हुआ, फ्यूचर का। 2 पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर किए। हाँ एक और है, ज़्यादा नहीं है, बस एक ही और है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट कौन सा है। चलो मिटा देता हूँ, मैं भी क्या तुम्हारे साथ साथ आलसी होता जा रहा हूँ, मिटाने की जद्दोजहद कम करना चाहता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो ज़्यादा मैटर करता है लड़कों की तरफ, हाँ इन बहादुरों की तरफ। ये क्या करते हैं बेचारे, बेचारे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो करते हैं वो आपके सामने क्या करते हैं, देखो ये कहते हैं कि आई थिंक, कहते हो ना रे, आई बिलीव। ये 2 चीज़ें हैं, आई थिंक और बिलीव। यदि कोई ऐसी एक्शन है, यानी फ्यूचर की एक्शन है जो कि इस पर डिपेंड करती है, तो उसमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप कहते हैं आई एम श्योर, आई एम श्योर इंडिया विल विन, आई एम श्योर इंडिया विल विन, या आई थिंक ही विल कम। ये जो चीज़ें हैं ये तीसरा पॉइंट आपको बताता है, या इसके साथ और लिख दीजिए आई एम श्योर, आप समझ गए होंगे आई एम श्योर। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसमें कि आप थिंक करते हैं या आप विश्वास के साथ कहते हैं, वो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, फ्यूचर सिंपल में आती हैं। 3 पॉइंट आपने पढ़े, तीनों ही पॉइंट आपके क्लियर हैं विद एग्जाम्पल है। तो ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिसमें कि किसका प्रयोग किया जाए, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाए, क्लियर है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, तीनों पॉइंट आपके सामने हैं। एक में आपने कहा कि 30 की हो जाएगी, हाँ चलो मत मानो भाई 20 की है, और दूसरे में आपने कहा कि जो ऐसी कोई क्रिया है जो कि पहले से डिसाइड न होकर ऑन द स्पॉट डिसाइड की जाए, जिस टाइम वो बोलता है उसी टाइम डिसाइड की जाती है, लेकिन काम कब होना है, काम फ्यूचर में होना है, तो उसमें फ्यूचर सिंपल जाएगा। और थर्ड आपने देखा कि यदि आप किसी के बारे में विश्वास से कहते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें भी फ्यूचर का प्रयोग होगा यदि काम फ्यूचर में जाना है। जैसे कि आई थिंक, आई बिलीव, आई एम श्योर, इस प्रकार की इसके साथ यदि कोई ऐड की जाए जिसमें कि विश्वास या आपके इरादे की बात की जा रही है और एक्शन कब होनी है, फ्यूचर में, तो उसमें फ्यूचर सिंपल लगा दी जाए, क्लियर है। इसके अलावा 3 पॉइंट आपने देखे, इन 3 पॉइंट के अलावा जहां आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है फ्यूचर सिंपल के बारे में, उसको नोट कर लीजिए। 2 चीज़ें आपको बताता हूं, एक तो है गोइंग टू, एक तो क्या है, गोइंग टू। इसका नाम आपने प्रेजेंट सिंपल में सुना था, क्लियर है, अच्छे से देखा था क्या होता है गोइंग टू, हाँ गुड। गोइंग टू होता है कि कोई फ्यूचर की एक्शन है उसको प्रेजेंट में शो किया जा रहा है, तो उसमें आप गोइंग टू कह सकते हैं, गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई सिस्टर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई सिस्टर, यानी जो लेटर लिखने का जो काम है वो फ्यूचर में होगा, और इस फ्यूचर की इवेंट को आप शो कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो गोइंग टू का प्रयोग कर लीजिए। अब ये गोइंग टू है वो फ्यूचर इवेंट को शो तो कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी मुंह उठा के गोइंग टू का यूज कर लें। गोइंग टू का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो फ्यूचर टाइम को शो करता है, ये तो क्लियर है ना, टाइम तो फ्यूचर है इसका। लेकिन कौन कौन सी ऐसी एक्शन है या वर्ब है जिसमें कि आप फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हुए गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है जो गोइंग टू ले सकता है वो होता है प्री डिसाइडेड। क्या होता है, प्री डिसाइडेड। कोई भी एक्शन है, ठीक है, उसमें आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये बोल रहा है कि आई एम
आई एम गोइंग टू रिजाइन, आई एम गोइंग टू रिजाइन। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मतलब है कि इसने रिजाइन करने की जो एक्शन है, इसने रिजाइन करने की जो एक्शन है, हाँ सही कह रहे हो, पहले मिलने तो दो। एग्जाम्पल आ गया दिमाग में, सही बोल रहे बेटा कि मिलने तो दो, पक्का मिलेगी, डोंट वेरी। आप इसी तरीके से लगन के साथ लगे रहिए, श्योर मिलेगी। और रिजाइन भी करेंगे आप, लेकिन अच्छे इरादे से रिजाइन करेंगे। जब आप ऊंची पोस्ट पे जाएंगे तब आप, जैसे आप अभी मान लो कि 3rd ग्रेड में टीचर बनते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता है 1st ग्रेड लेक्चरर के रूप में, तब आप उसको रिजाइन करके भी जा सकते हैं। क्लियर है? ऐसे रिजाइन करना। चलिए, आई एम गोइंग टू रिजाइन, तो रिजाइन करने का जो भी एक्शन है वो प्री प्लान्ड है या प्री डिसाइडेड है। तो जब प्री डिसाइडेड होता है तब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिजाइन। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? गुड, शाबाश, गुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसने किया है कि प्री डिसाइडेड में तो किसका प्रयोग कर देंगे? गोइंग टू का प्रयोग कर देंगे, लेकिन प्री डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है तो उसकी थोड़ी सी टाइम पहले हमारी बात हुई थी कि यदि प्री डिसाइडेड नहीं है, ऑन द स्पॉट यदि कुछ होता है, तब किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्यूचर सिंपल का। किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्यूचर सिंपल का। अभी आपने एक एग्जाम्पल भी इसका देखा था कि यदि ऑन द स्पॉट यदि हो जाए तब आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल, अरे चलो कोई नहीं। देखो, आप कहते हैं कि इट इज डार्क, इट इज गोइंग डार्क, वी विल गो होम नाउ। ये जो एक्शन है ये कब की है? प्रेजेंट की। ठीक है, तो इसी से जो इस एक्शन का निर्माण हुआ, क्रिएट हुआ कि वी विल गो होम नाउ, कि हम अब घर जाएंगे बिकॉज ये डार्क हो चुका है। ये कब है? कब का प्री प्लान्ड लग रहा है आपको? नहीं, ये ऑन द स्पॉट डिसाइड किया गया है, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। तो इसमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। यदि वो प्री डिसाइडेड है, जैसे कि रिजाइन करना प्री डिसाइडेड था, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? मिटा दिया जाए। चलिए, शाबाश। हाँ, ज़्यादा नहीं है, 2 ही पॉइंट और हैं जो कि गोइंग टू लेते हैं। केवल आपकी क्या है कि थोड़ा आपको जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इसके बाद में कहें कि कोई भी फ्यूचर एक्शन है, कोई भी फ्यूचर एक्शन है जिसका कोई भी इंडिकेशन है, कोई भी इंडिकेशन है प्रेजेंट में। समझ में आ गई होगी बात आपको कि फ्यूचर एक्शन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये, फ्यूचर एक्शन है लेकिन उसका इंडिकेशन है प्रेजेंट में कहीं ना कहीं, तब आप किसका प्रयोग करते हैं? तब आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आपको कहा जाए, आप कहेंगे कि लुक एट दोज क्लाउड्स, लुक एट दोज क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू, क्या हो गिरा है? हाँ, बारिश। तो इट्स गोइंग टू रेन, लेकिन ये बताया किसने? ये बताया लुक एट दोज क्लाउड्स। क्लियर है? यानी प्रेजेंट में एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्लियर है? ध्यान पड़ रहा है आपको? शाबाश, नाइस। ये 2 पॉइंट आपने यहां पर क्लियर किए हैं। ठीक है, अब यहां तीसरा पॉइंट लेते हैं। हाँ, तो इसको देखने में क्लियर है? अच्छा, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्ची कह रही है एग्जाम्पल इस प्रकार के, एक एग्जाम्पल और देते हैं। चलो देखते हैं कि द बोट इज फुल ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए, बोट इज फुल ऑफ वाटर, यानी नाव है उसमें पानी पूरा भर गया है, तो फिर क्या होगा? स्वाहा ही होगा ना उसका। तो क्या कहेंगे? इट इज गोइंग टू सिंक, इट इज गोइंग टू सिंक। ये डूबने वाली है या ये डूबने जा रही है, यानी इन फ्यूचर ये डूब जाएगी। क्लियर है? सीधी सी बात है कि इसका जो इंडिकेशन है
इस फ्यूचर एक्शन का इंडिकेशन यहाँ दिया गया था प्रेजेंट में, इसलिए इसमें आगे जाके आपने किसका प्रयोग कर लिया, गोइंग टू का प्रयोग कर लिया। क्लियर है, शाबाश, अब क्लियर है ना, था वैसा ना जी में, चलो शांति, गुड। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप कहते हैं कि गोइंग टू का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आप पॉइंट ऑफ हैपनिंग, पॉइंट ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग तो जानते हो कि घटना के टाइम, घटना के टाइम, ठीक है। तो उसी टाइम यदि आप कोई फ्यूचर की इवेंट के बारे में बताते हो या फ्यूचर टाइम का जिक्र करते हैं तो आप इजीली गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि लेट्स गेट इनटू द, बस में जाओगे रे, हाँ चलो बस में चले जाओ, लेट्स गेट इनटू द बस, ठीक है। इट इज गोइंग टू लीव, इट इज गोइंग टू लीव, यानी चलो बस में चलते हैं, ये अब जाने वाली है, ये अब जाने वाली है, यानी फ्यूचर का काम है, लेकिन जो है आपने बोला जब ये होने वाला है, जब ये होने वाला है, यानी बस जब जाने वाली है तब आपने बोला, तो ये पॉइंट ऑफ हैपनिंग है और इसमें इजीली आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, और कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट है कर लोगे। तो ये 3 पॉइंट आपने किसके लिए यूज किए हैं, जहां आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए सीधे, ऑनलाइन वाले जो वो तो कमेंट करके पूछ लेंगे, और आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में आप अपने पॉइंट नोट करके ले आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज, एक तो आपने कहा था कि गोइंग टू का, गोइंग टू में आपने 3 पॉइंट लिए, तीनों क्लियर हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद जो आप कहेंगे कि जो बी वाला मैटर है, यानी दूसरा जो यूज कर रहा है फ्यूचर इवेंट के लिए, वो यूज कर रहा है अबाउट टू। क्या यूज कर रहा है, अबाउट टू। उसको भी देख, चलो एक बार मिटा लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा एक्सरसाइज। हाँ, तो पहला आपने देखा गोइंग टू, दूसरा आप देख रहे हैं अबाउट टू, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से सुना हुआ है, ये भी गोइंग टू का ही भाई है, वही सेम सा काम करता है। तो बी में आपने देखा अबाउट टू, ये दूसरा ऐसा मैटर है जो फ्यूचर इवेंट को शो कर सकता है, अबाउट टू, ठीक है। अबाउट टू का भी मतलब वही होता है कि आप है कोई भी फ्यूचर इवेंट है उसको आप प्रेजेंट में करते हैं। अबाउट टू है तो अबाउट टू का एक नाम दे देते हैं इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर जो है उस एक्शन के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जा सकता है, गोइंग टू से बहुत मिलता जुलता है, उसके स्थान पर भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है अबाउट टू के लिए कि लेट्स, उसी प्रकार का लेट्स गेट इनटू द, अब ट्रेन में बिठा देते हैं आपको फ्री में, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज अबाउट टू लीव, इट इज अबाउट टू लीव। चलो ट्रेन में चलते हैं क्योंकि ये भी जाने वाली है। तो अबाउट और गोइंग टू में इतना कोई फर्क नहीं है, ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर इवेंट को ये क्लियर कर सकता है, और अबाउट टू है इमीडिएट जो तुरंत होने वाली फ्यूचर की घटना है उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर है वो आपके सामने अबाउट टू और गोइंग टू दोनों से फ्यूचर की किसी एक्शन को प्रेजेंट में अबाउट टू की सहायता से ले सकते हैं, गोइंग टू की सहायता से ले सकते हैं। किस किस सेंस में इसको यूज किया जा सकता है ये आप अच्छे से सीख चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सी चीज है कि आपने एक देखा था कि कहाँ पर कौन सी ऐसी फ्यूचर की एक्शन है जिसमें कि प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नज़रिए से। तो वहाँ आप देखिए, यदि प्रेजेंट सिंपल में काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके हैं आप, यदि ऑफिशियल टाइम टेबल है, यदि ऑफिशियल टाइम टेबल है तो उसमें 100% आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। यदि ऑफिशियल टाइम टेबल है, जैसे कि मैं कहता हूं कि अभी थोड़े दिन बाद द स्कूल्स ओपन, द स्कूल लगाया मैंने, द स्कूल ओपन्स इन
जुलाई फर्स्ट, इन जुलाई फर्स्ट, ठीक है, यानी सॉरी ऑन जुलाई फर्स्ट। तो स्कूल ओपन होंगे 1 जुलाई को, स्कूल ओपन होंगे 1 जुलाई को, लेकिन आप यूज़ क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि ये एक ऑफिशियल टाइम टेबल हो गया स्कूलों के खुलने का। क्लियर है? इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ आपको याद रखनी है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। आप नोट कीजिए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या कहते हैं आप कि दूसरा जो पॉइंट है उसमें आप कहते हैं कि इफ दिया हुआ हो, अनटिल दिया हुआ हो, अनलेस दिया हुआ हो और टिल दिया हुआ हो, इस प्रकार का यदि टाइम क्लोज दी हुई है, क्या दी हुई है, टाइम क्लोज दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल, ये पहले भी सीखा हुआ आपने, जैसे कि लेट्स वेट टिल शी फिनिशेज हिज वर्क। अब यहाँ जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपने टिल है वो आया है टाइम क्लोज में, किस में आया, टाइम क्लोज में आया है, और कहाँ दे रखा है, देखो ध्यान से, सी फिनिशेज यानी प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहा है, टिल के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ें, दो चीज़ें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हुए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अक्सर ये चीज़ें गलती करवा देती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इफ़ है, अनटिल है, अनलेस है, टिल है, टाइम क्लोज में आई है, तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, आप श्योरली प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ये हमने प्रेजेंट सिंपल में भी क्लियर किया था और यहाँ भी आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। आपने पढ़ा गोइंग टू और आपने पढ़ा अबाउट टू, ये दोनों चीज़ें हैं वो किसी भी फ्यूचर इवेंट को प्रेजेंट में शो करने का मादा रखती हैं, प्रेजेंट में शो कर सकती हैं, बट कहाँ कहाँ किया जाना है वो हमने आज अच्छे से सीखा और आपने उस पर बहुत ही क्लियरली, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया। बात चल रही थी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सहायक है वहाँ चलते हैं, यानी अपने नॉर्मल जो ट्रैक है उस ट्रैक पर आपको लेके चलता हूँ कि यदि फ्यूचर सिंपल पूछेगा, यदि फ्यूचर सिंपल पूछता है तो फर्स्ट थिंग यूज़ कहाँ करनी है कि फ्यूचर की एक्शन हो, फ्यूचर की एक्शन हो और फ्यूचर टाइम में हो, और फ्यूचर टाइम में हो। क्लियर है? फ्यूचर एक्शन इन फ्यूचर टाइम, तो वहाँ फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। हमें जो चीज़ नोट करनी है, हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो कौन सी है, वो है एडवर्ब। कौन सी, किस प्रकार की एडवर्ब्स हैं, उन एडवर्ब के द्वारा ये पूछ सकता है। तो वो आपको पता है कि भाई फ्यूचर का टाइम और फ्यूचर, तो ऐसे ही एडवर्ब लेगा। जैसे कि आप कहेंगे कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, टुमारो, द फॉलोइंग डे, इस प्रकार है। इस प्रकार की एडवर्ब जो कि फ्यूचर टाइम को शो करती हैं। इसके साथ में एक चीज़ और कि यदि इन फ्यूचर सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर फ्यूचर का कोई टाइम दिया गया है, फ्यूचर का कोई टाइम दिया गया, जैसे आपको कहते हैं कि 2025, तो वो भी आप किस में काउंट करें, इसी एडवर्ब में काउंट कर ले। कॉमन सेंस की बात है कि 2025 है तो वो फ्यूचर का टाइम है, या सीधे कई बार कह देता है इन फ्यूचर या इन नियर फ्यूचर। तो इन एडवर्ब के सहारे ये वो एडवर्ब हैं जो आपको बताएंगे कि फ्यूचर में कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए कि ये एडवर्ब दी हुई हैं, तो इन एडवर्ब के सहारे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे एग्जाम, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ, जुलाई में होनी है ना अभी तक तो, हाँ जुलाई में ही तो होनी है, हाँ। तो चलिए मान लीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम है, आपके बैच के एग्ज़ाम है, वो
कब होनी है, नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में होनी है। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट मंथ ने हमें बता दिया कि फ्यूचर सिंपल जाएगी, फ्यूचर सिंपल जाएगी। वर्ब है आपके सामने फेस, तो हम कहेंगे फ्यूचर सिंपल की HV लाओ। तो आप तुरंत बता देंगे, क्या बता देंगे कि HV का चार्ट आपको बताएगा कि हम यूज़ करेंगे शैल या विल। क्या यूज़ करेंगे, शैल या विल यूज़ करेंगे। और आई या वी होगा तब तो हम लगा देंगे शैल, और आई वी के अलावा कोई होगा तो हम लगा देंगे विल। इसके लिए मैं लिखता हूँ अदर। क्लियर है। और ये आपने याद किया था कि मैन वर्ब जो होगी सिंपल की वो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है। तो इसको आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसके बाद क्लियर करता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन है। बच्ची ने पूछा है कि सर शैल विल है, वो आपने ये जो लिखा है कि आई वी शैल होता है और अदर जो विल लेता है, लेकिन हमने अधिकतर जगह देखा है कि आई वी विल लेता है। उसको मैं अभी क्लियर करूँगा, है ना। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। गुड, ऐसे रहा करो जैसे जगे हुए, सोया मत करो। तो ये जो फेस है वो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये तो आपका काम हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ही है। बस आपको ये देखना है कि वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वी शैल फेस, वी शैल फेस, ठीक है। ये आपकी HV हो गई, ये आपकी MV हो गई। आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके नेक्स्ट जो मंथ है वो आपको बता रहा है कि फ्यूचर सिंपल करना है। इस तरीके से हम इसको फ्यूचर सिंपल को करेंगे। अब आपकी जो क्वेरी है, आपका जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। फ्यूचर जो इससे संबंधित HV से संबंधित था और जो उठना भी चाहिए था, लेकिन ये लड़के हैं, ये पता नहीं चाहते क्या है, सोए हुए रहते हैं। हाँ, अरे मैं चाहता ही ये हूँ, मैं चाहता ही ये हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अब तुम कब करोगे ये पता नहीं, रोज़ कहते हो कि हाँ सर हम बहुत करेंगे, क्या करोगे तुम, मेरे को लग रहा है कर लिया तुमने तो। फिर देखिए, इसने पूछा कि हमने कहा था कि शैल विल है, शैल विल का यूज जो करना है उसका पैटर्न क्या है कि आई वी जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो शैल लगाते हैं और अदर के रूप में विल लगाते हैं, ठीक है। तो इनका पूछना था कि हमने आई वी शैल कहा है, लेकिन अधिकतर आई वी है वो विल लेता है। क्या लेता है, विल लेता है। तो वहाँ आप डाउट क्लियर कर लीजिए कि यदि आई वी है वो विल का यूज़ कर रहा है, आई विल या वी विल कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको मॉडल के रूप में यूज़ किया गया है। किस रूप में यूज़ किया गया है, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में उसका यूज़ किया गया है, न कि टेंस की ऑक्सिलरी के रूप में उसका यूज़ किया गया है। एक क्लियर बात हो गई। फिर करेंगे कैसे, यदि मॉडल ऑक्सिलरी होगी तो वो जस्ट क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी आई वी विल लेने लग जाएगा। क्लियर है। डिटर्मिनेशन है, प्रोमिस है, या फिर कोई भविष्यवाणी है, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे जस्ट अगला ही टॉपिक संभवतया, इससे जस्ट अगला ही टॉपिक मॉडल होगा, उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि आई वी के साथ विल है तो वो मॉडल है, गलत नहीं है। पहली बात तो गलत नहीं है, और वो मॉडल के रूप में उसका यूज़ किया गया है। क्लियर है। चलिए, यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ दिमाग में आ गई, वो मैं आपको और क्लियर करवा देता हूँ कि ये कौन सा आ रहा है, फ्यूचर सिंपल की HV है, ठीक है। इसके साथ ही आपको आगे की जो HV है वो मैंने अपना जो चार्ट बनाया था, वहाँ की एक क्लास बनाई थी, उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया था कि कैसे बनानी है, कैसे याद करनी है, ये भी बताया गया था। लेकिन जिसने ध्यान नहीं दिया या जो मिस कर गया वो क्लास, उसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो है फ्यूचर सिंपल है, इसके आगे की जो मैटर है वो बहुत ही सिंपल होगा कि आप एक वर्ड ले लीजिए बिहेव, ठीक है। और बिहेव याद नहीं रहे, कन्फ्यूजन हो कहीं कहीं, तब बता रहा हूँ कि बिहेव एक वर्ड ले लीजिए, बिहेव व्यवहार याद नहीं रहे तो याद रख लो कि जो फ्यूचर है वो व्यवहार से बनता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके दो पार्ट कर दो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला पार्ट आप जोड़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में, दूसरा पार्ट आप जोड़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। आपकी ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी शैल बी, विल बी और शैल हैव और विल हैव। शैल बी, विल बी, इसकी बन जाएगी शैल हैव और विल हैव। बहुत ही सिंपली, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन होता है उनके लिए बताया है, उतना कोई हाई लेवल की बात नहीं है। और
आगे का जो मैटर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें इसी परफेक्ट वाली में ही हम क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बन जाएगी। क्लियर है? बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ जब आपने चार्ट पढ़ा था। बस बात यह है आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें यदि कहीं कन्फ्यूजन रह जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हमने क्या क्या कर लिया है, फ्यूचर सिंपल है उसको हर तरीके से हमने क्लियर कर लिया है, एडवर्ब के सहारे और गोइंग टू के सहारे, अबाउट टू के सहारे, प्लस कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्लियर कर लिया है। और आपके चेहरे की चमक जो है वो ये बता रही है कि आप उसमें बिल्कुल आश्वस्त हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट उसमें नहीं रहा है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, और जो कि नसीहत भी है आपके लिए। उसी एग्जाम्पल के थ्रू नसीहत के रूप में द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वेरी स्ट्रिक्ट इन नियर फ्यूचर फॉर, पीछे की घटनाएं आपको पता है राजस्थान में क्या हुआ था, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके आधार पे ये एग्जाम्पल है कि द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वेरी स्ट्रिक्ट इन नियर फ्यूचर फॉर एग्जाम। ठीक है, नियर फ्यूचर आया, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और सिंपल अदर कोई चीज़ है नहीं, तो इसका मतलब फ्यूचर सिंपल में जाना चाहता है। क्लियर? तो आप कहेंगे द राजस्थान गवर्नमेंट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन नियर फ्यूचर, और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती न करें, यही नसीहत है, क्योंकि रियल बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है अब इस टाइम, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। क्लियर है? क्योंकि कोई भी यदि कोई काबिल बच्चा है तो वो पीछे किसी भी कारण से, मेरा मानना है कि नहीं रहना चाहिए। जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार को सॉल्व करनी चाहिए, काबिलियत है उसको अपनी काबिल स्थान मिलना ही चाहिए, उसको सफलता मिलनी ही चाहिए। चलिए ये कर लिया हमने, तो इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ गुड, शाबाश। जो इसके मुंह से सरस्वती बोलिए रे, कौन है ये आगे वाला जिसने बोला है, उसके मुंह से सरस्वती बोलिए। उसने कहा कि सर आज पूरा करेंगे क्या फ्यूचर? हाँ आज पूरा करेंगे फ्यूचर, बिकॉज इतना आगे इतना कोई हार्ड है नहीं, और हमारा फ्लो है वो बन चुका है, और आप भी इसके लिए प्री डिसाइडेड हैं, तैयार हैं, इसलिए आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अगला जो बात है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। किसकी बात है? फ्यूचर कंटिन्यूस। अब यदि मैं आपके द्वारा इसका अर्थ निकलवाना चाहूँ तो आई थिंक आप बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे। आप इतने एबल हो गए हैं कि अब खुद अर्थ निकाल सकते हैं। हाँ या शाबाश। फ्यूचर यानी फ्यूचर में नियर फ्यूचर कंटिन्यूस, जो भविष्य में ऐसी क्रिया है जो कि जारी रहने की भाव देती है, एक्सप्रेशन देती है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में रखा जाएगा। क्लियर है? इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ध्यान रखना है एडवर्ब का, जो चीज़ नोट करनी है वो है एडवर्ब। इसकी जो नोट करने वाली जो एडवर्ब है वो इस तरीके की होती है। पहली बात तो इसके पास खुद के पास कोई एडवर्ब नहीं है। ठीक है, मेरी तरह गरीब आदमी है बहुत ही, कोई एडवर्ब नहीं है इसके पास। जो एडवर्ब नहीं होने के कारण इसकी एडवर्ब क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से क्रिएट करता है? एक तो लेता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्लस इसके साथ जुड़ जाता है फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल की जो एडवर्ब है उनको जोड़ के फ्यूचर कंटिन्यूस क्रिएट किया जा सकता है, और एग्जाम में जब उसको दिमाग में कीड़ा होता है कि मेरे को तो पूछना ही है, तब वो इसी तरीके से पूछता है। ठीक है, हम उस कीड़े को सॉल्यूशन कर देंगे इजीली। देखिए कैसे। एट दिस टाइम, अब ये अलग है तब तो किसकी एडवर्ब है? किसकी है? यदि अकेली है तब तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन इसके साथ यदि जोड़ दिया जाए टुमारो, अब यदि अलग अलग है तब तो ये तो फ्यूचर सिंपल की है और ये किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। लेकिन इसको जोड़ दिया जाए और कहा जाए एट दिस टाइम टुमारो, तब ये किसकी बन जाएगी? फ्यूचर कंटिन्यूस की बन जाएगी। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हाँ ये सिर्फ एग्जांपल ही पढ़ने आती है मेरे को ये लग रहा है कि खाना वाना कुछ नहीं खाती है, एग्जाम्पल खाती है, उससे इसका काम चल रहा है। और जो वर्तमान एग्जाम के टाइम में तो अच्छी बात भी है। देखते हैं, जैसे ये कहता है कि वी
इन दिस गार्डन एट दिस टाइम टुमारो, इस प्रकार का कोई लिया हुआ है। तो एट दिस टाइम टुमारो ये आपको बता रही है फ्यूचर कंटिन्यूस में जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आप थोड़ी देर पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो वी के साथ लगा दीजिए शैल बी, और आपका जो वर्ब मैंने दिया नहीं अब दे देता हूँ प्ले, तो वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग। बहुत ही ईजिली आपने कर लिया है इसको, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा वीक चल रहा है, उसको आप समझ लेंगे। बोलने से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वी इन दिस गार्डन एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। और आपकी वर्ब है प्ले, आपने कह दिया वी शैल बी प्लेइंग इन दिस गार्डन एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। शैल बी और प्ले में क्या कर दिया आईएनजी, ये बन गया। बताओ इससे इजी कोई टेंस है? नहीं है ना? हाँ गुड, शाबाश। तो इस तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए सिंपल सी बात है कि परफेक्ट वाला थ्योरी तो सेम रहेगा। फ्यूचर का आप कहेंगे भविष्य में, तो यानी आने वाले समय में आप ऐसा शो करते हैं कि आपकी जो वर्ब है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर जो परफेक्ट है उसमें हम कहेंगे कि आपकी जो भी वर्ब या एक्शन है वो इन फ्यूचर कंप्लीटेड होनी चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है, गिवन टाइम तक, जो भी आपका टाइम दिया गया है उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी एडवर्ब, क्लियर है। इसकी जो एडवर्ब है वो क्या कहती है कि बाई प्लस टाइम यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछे और बाई प्लस टाइम दे तो बिना देखे फ्यूचर परफेक्ट कर दो, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। बस थोड़ा सा परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ इसकी दोस्ती है, वहाँ ध्यान रख लेना। बाई प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। और अच्छी बात यह है कि इसकी एक ही एडवर्ब है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें आवर टॉपिक, कब तक कर लेंगे रे आवर टॉपिक बाई नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि ये वीक तो खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक तक, इसका अर्थ लगेगा नेक्स्ट वीक तक। और हम कहेंगे फिनिश, चलो फिनिश अच्छी बात नहीं है रे। फिनिश का मतलब होता है, फिनिश और कंप्लीट में जो डिफरेंस होता है वो, इसीलिए मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ख़त्म करने का मतलब है वो चीज़ आगे है वो एग्जाइन नहीं करती। कंप्लीट का मतलब होता है कोई काम पूरा करना, या कोई जॉब आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करना, किताब पूरी करना, लेटर पूरा करना लिखते हुए ना। तो यहाँ आप कहेंगे कि बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, तो बाई प्लस टाइम दिया हुआ तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकेत अलावा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट क्लियर है। तो फ्यूचर परफेक्ट की एचवी क्या होगी, पीछे वाली लाइन बताए। एचवी, गुड, शाबाश। कौन कहता है बैक बेंचर सर है? एचवी है, एचवी आपकी होगी शैल हैव विल हैव। वी कहता है कि मैं शैल लेऊंगा, तो आप कहेंगे शैल हैव। परफेक्ट है, इसका मतलब कंप्लीट थर्ड फॉर्म में आएगी, तो आप कह देंगे कंप्लीटेड। क्या कह देंगे? कंप्लीटेड। अब बन गया वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक बाय नेक्स्ट वीक। हमारी बात हो रही है कि हम अगले वीक तक अपना जो ये टॉपिक है, टेंस वाला टॉपिक है, वो क्लियर कर देंगे। लंबा टाइम मैंने इसलिए दिया है कि वीक का, कि इसमें तो लगभग एक क्लास और लगेगी, लेकिन इसकी एक्सरसाइज भी होगी, टेस्ट भी होगा, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन भी होगा। इसलिए नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है, इसलिए ज़्यादा चिंता न करें। मेरा काम है आपका कोर्स कराना, आपका काम है जो करवाया गया उसको तैयार करना, बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। क्लियर है? इसके ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बचा नहीं है।
इसके बाद हम देखेंगे इसी का जो भाई है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि फ्यूचर में कोई ऐसा यदि सिचुएशन दिया जाता है कि कोई काम शुरू होकर जारी रहता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं? उसमें हम कर देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, थोड़ा सा मैंने अपनी एनर्जी बचा ली, फ्यूचर परफेक्ट को नहीं मिटाया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीधा ही लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो एडवर्ब हो वो सभी आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें दिया हुआ होना चाहिए सिंस या फॉर, प्लस में इसके दिया हुआ होना चाहिए टाइम, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या करेगा? ये तो खिचड़ी बना देगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यही आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यही आती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यही आती है। तब इसको क्या चाहिएगा? एक कोई फ्यूचर का संकेत। क्या चाहिएगा? फ्यूचर का संकेत, इंडिकेशन, कोई भी एक इंडिकेशन जो कि फ्यूचर के बारे में बताएगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यदि सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम हो, सिंस 4 के साथ टाइम दिया गया है तो उसके साथ यदि फ्यूचर का संकेत है तब तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यदि पास्ट का संकेत है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यदि कोई भी संकेत नहीं दिया गया है तब आप क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। क्लियर है? यदि कोई संकेत नहीं है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। प्रेजेंट के लिए आपको किसी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको आप उसका वेट नहीं करेंगे भी इसके साथ भी कोई इंडिकेशन मिलेगा। क्लियर है? इसका एक सीधा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, केवल इतना ही ध्यान रखना आपको। तो हाँ, बड़े इजी, अरे तुम समझे ही नहीं, मैंने पहले कह दिया था कि इंग्लिश बहुत इजी है। बाई, हाँ, एक तो ये ध्यान दो कि टाइम कब का है ना। शाबाश। फॉर 15 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, और आपकी जो वर्ब है वो मैं कहता हूँ है टीच। क्या है? टीच, ठीक है। हाँ, अब यहाँ इम्पोर्टेंट वाली बात है, ये समझो कि यदि कोई नॉर्मल जो कम ध्यान देने वाला बच्चा होगा, जो कम ध्यान दे रहा है वो बच्चा होगा, तो वो तो इसमें क्या कर देगा? प्रेजेंट परफेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको दिख गया बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम दिख गया, उसकी गलती भी नहीं है, इंडिकेशन उसको मिल गया। लेकिन यदि कोई अच्छे से कंसंट्रेट करने वाला बच्चा है तो कंसंट्रेट करेगा तो वो पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको ये भी मिलेगा 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम। तो यहाँ यदि 4 प्लस टाइम दे रखा है और इधर है इसने फ्यूचर दे रखा है, तब आप कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट में न जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए। क्लियर है? इसी डाउट के कारण, इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया था। अब आप यहाँ कर देंगे, मुझे पता है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 15 ईयर्स, यानी 2026 तक मेरे को यहाँ पढ़ाते हुए 15 साल हो जाएंगे। तो क्लियर है? तो हाँ बिल्कुल, तुमको नहीं लग रहा होगा, मेरे को तो हो जाएंगे 15 ईयर्स, ठीक है, तो 15 साल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार का एग्जाम्पल यदि पूछे तो आप डाउट ना करें, शक ना करें, क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद में उसका आंसर दें। ठीक है, एक नई चीज़ सीखी आपने कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि बाई प्लस टाइम होना आवश्यक है फ्यूचर परफेक्ट के लिए। एक बार एक एग्ज़ाम हुआ था, शायद 11 में हुआ था या 15 में हुआ था, याद नहीं है। बाई प्लस उसने दे रखा था कार, प्रीपोजिशन है, पता ही आपको, और बच्चे ने कर दिया फ्यूचर परफेक्ट, जबकि उसमें आना चाहिए था फ्यूचर सिंपल। गलती, मैंने उसका पेपर चेक किया था, मैंने ध्यान दिया था, तो ये आप गलती न करें। बाई के बाद टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि बाई देख लिया और आप क्या कर देंगे। हंसने की बात नहीं होता ऐसा, एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, दूसरा हम ध्यान कम देते हैं, तो गलती कोई भी हो लेकिन वो माइनस मार्किंग में जाती है और वो फिर भारी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। तब हम कहते हैं कि ध्यान रखिए कि बाई अकेला नहीं है, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर रहे हैं, टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाई दिख गया तो दिमाग सीधा कहाँ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट पे। बाई के बाद देखा ही नहीं टाइम दे रखा है या नहीं दे रखा, तो ये ध्यान रखिए।
क्लियर है? जो भी है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, एडवर्ब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपना जो भी आपका आंसर है उसको सेलेक्ट करें, आपका ऑप्शन चुनें और उसके बाद में कहें कि मेरा ऑप्शन ये है। तो मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी और ये आपका टेंस का टॉपिक है वो क्लियर है। अब जो बचा है वो बची है इंपॉर्टेंट सी नोट्स। आगे जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक चीज़ है कि नोट्स हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। टेंस में हमने हर तरीके से टेंस को समझ लिया है, उस पर अपना कंट्रोल हमने प्राप्त कर लिया है और हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इससे संबंधित कोई गलती हम नहीं करेंगे। आगे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अच्छे से नोट भी करनी है और उसको अच्छे से आपको एक्सरसाइज भी करना है, वो है कि इनके अलावा जितना हमने टेंस में पढ़ा उनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनमें इंक्लूड नहीं की जा सकती उसको हम टेंस के नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में उससे क्वेश्चन है वो पुटअप कर लिया जाता है, खास करके स्टैंडर्ड जब वो देखता है कि लेवल थोड़ा सा अप करना है एग्जाम का तब वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, तो हम उनको भी क्लियर करेंगे। तो उस नोट्स को नोट करते हुए चलिए, वो इसी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेट करते हैं। तो उसमें आप कहेंगे कि यदि, चलिए मैं भी नोट्स लिख देता हूं। नोट्स आप क्लियर कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? टेंस के नोट्स आप नोट कर रहे हैं। तो पहले में लिखिए कि यदि इनकेस आ जाए, अंटिल आ जाए और यदि प्रोवाइडेड आ जाए, एज सून एज आ जाए, सॉरी एज सून एज आ जाए और यदि उसके साथ इफ आ जाए, एज सुन एज, हाँ इफ आ जाए, तो इस प्रकार की जो है उनके साथ हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, इनकेस, अंटिल, प्रोवाइडेड और एज सुन एज। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। यदि कहा जाए कि कैरी अम्ब्रेला, कैरी अम्ब्रेला अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, अनलेस इट रेन्स आपने यूज़ किया अनलेस का, और अनलेस के साथ आपको क्या लगाना है? आपको लगानी है प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है? क्योंकि आपने अनलेस का यूज़ किया है। कोई दिक्कत? सीधा सिंपल से याद रखना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, माथे में सलवटे मत लाओ, सीधी सिंपल सी बात है कि इनके साथ आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे यदि कहाँ पूछा जाए इनको, यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इनको पूछा जाए। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ इस लड़की के लिए, इसको धन्यवाद दो रहा है। सारे एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो इसी के कारण दिए जाते हैं। कहा जाए कि प्लीज रिंग मी as soon as he comes, as soon as he comes। ठीक है, इसकी क्लास लगने वाली है, जैसे ही वो आए तो मेरे को रिंग करना। ठीक है, तो as soon as का आपने प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हो गया? आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करनी है, प्रेजेंट सिंपल आपने यूज करनी है। क्लियर है? और एग्जाम्पल, चलिए शाबाश, पहली बार लड़कों की तरफ से डिमांड हुई है तो इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि ही विल टीच यू, ही विल टीच यू, प्रोवाइडेड यू गिव हिम हिज फीस। ये देखने लायक एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेलेक्ट किया गया। देखिए कि ही विल टीच यू, अब यहाँ तो ये क्या फ्यूचर का इवेंट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, लेकिन प्रोवाइडेड का यूज किया है आपने, तो यहाँ आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट आए। ये चीज़ नोट करने वाली है कि यदि आप उसको पैसा देंगे, फीस देंगे, तो वो आपको बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन टेंस यूज करना है प्रेजेंट, वो इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारे पैसा लेंगे मेरे अलावा, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो पैसे लेते हैं ना, इसीलिए मैंने ही का यूज़ किया। आई लगाता तो फिर फीस वाली बात हटानी पड़ती।
हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपका ही है, जितना भी आज जो भी हूँ या जिस भी ओहदे पर हूँ वो स्टूडेंट्स की वजह से ही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो ये अनलेस का इसका मैटर है कि इसमें हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्लियर है। अगला दूसरा जो नोट है वो नोट कीजिए। हाँ, इसके और एग्जाम्पल्स चाहिए तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और फिर भी कमी पड़े तो आप मेरे को डिमांड कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको और उपलब्ध करा दूंगा आपके खुद के पर्सनल नंबर्स पे, ठीक है। तो अगला जो दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसी से संबंधित यानी नोट्स देखते हैं। उसमें देखते हैं कि दूसरा पॉइंट आप नोट कर रहे हैं कि हैड बेटर वुड रेदर, राइटिंग के लिए गालियां मत निकालना रहे, और नज़र में मत लगा देना, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और लेट, इन तीन के साथ सीधा याद करवा देता हूँ आपको, छोड़ो टेंस को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आप कहें कि जैसा आपका चल रहा है दिमाग में कि लेट मी गो, यही चल रहा ना कि छोड़ दो चलिए कोई नहीं, चलो अच्छा, अच्छी बात है, नहीं चल रहा था आपकी, कम से कम इतना तो हुआ कि कैपेसिटी तो बढ़ी आपकी, और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत मायने रखती है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो लेट मी गो इस प्रकार का आप यूज़ करते हैं, तो आपने क्या यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वरना आप खुद डिमांड करेंगे कि यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। तो इन तीनों के साथ मैन वर्ब या आप कहें वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, सीधी सिंपल बात है। तीसरा जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव का प्रयोग किया जाता है, उनको आप नोट कर लीजिए, उसमें किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे कि हैव का यूज़ हो या गेट का यूज़ हो, किस रूप में, पॉजिटिव के रूप में, किस रूप में, पॉजिटिव के रूप में इनका यूज़ हो, तब आप कहेंगे कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं वो हम करते हैं, ठीक है। हैव है, गेट है, मेक है, कोज है, इसमें खास ध्यान रखना है आपको इन चार में कि हैव, गेट, मेक, कोज, ये यदि पॉजिटिव के रूप में आते हैं तो किस प्रकार इनका यूज़ करना वो नोट करते चलिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कहें कि आई गेट ए मैन टू वॉश माई शूज़, ठीक है। तो ध्यान रखिए किया क्या आपने, यहाँ गेट का यूज़ हुआ तो आपने क्या किया, वॉश कर दिया, ठीक है। या कहें कि आई हैव माई हाउस टू बी वाइट वॉश्ड, ये देखिए थोड़ा सा जो अंतर जहाँ आया वो नोट कीजिए कि यहाँ आपका क्या है, वर्कर है, कौन है, ये तो काम करने वाला ना, डूअर है, ठीक है, लेकिन ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है, तब आप क्या कहेंगे, टू बी वाइट वॉश्ड, लेकिन ये तो खुद डूअर है, तो डूअर के लिए आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है यदि यहाँ डूअर है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है यदि यहाँ पे डूअर आया है, और यदि यहाँ पे डूअर न होके जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो यदि आया है, तब आप क्या कह देंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, 2 प्लस मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, ये तो इसका रखिए मंत्र, इसका मंत्र रखिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये मंत्र इसका रखिए। यदि यहाँ डूअर आए तो हम यूज़ करेंगे मैन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, और यदि यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट आए जो कि रियल सब्जेक्ट नहीं है, तब किसका यूज़ करेंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका यूज़ करना है, क्लियर है, कोई डाउट। मैक का कोई एग्जाम्पल, अच्छा मैक अच्छा लगता है तेरे को, चलो देखो, ही
मेड अस लाफ, हाँ, ही मेड अस लाफ इन द क्लास। और ले लो, आई हैव माई सिस्टर, आई हैव माई सिस्टर अच्छी होती है ना, हाँ, काम करने के लिए। आई हैव माई सिस्टर स्टिच माई शर्ट, स्टिच माई शर्ट। बहन तो बेचारी काम कर ही देती है, तुम नहीं करते नालायक, है ना। इसको तो कैसे भी करके बहला उछला के काम करवा लेते हो, ये नहीं करते। चलिए देखते हैं, ही मेड अस लाफ, मेड का आपने यूज़ किया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आई। अब देखिए, आई हैव माई सिस्टर स्टिच माई शर्ट, तो इस तरीके से इसका यूज़ करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कि इसका हैव है, गेट है, मैक है, कोज है, इनका आप खास एक्सरसाइज कर लें। यदि इस तरीके से पूछते, बहुत कम पूछता है, जब उसको स्पेशली कुछ निकालना होता है तभी वो पूछता है, तो वहाँ आगे आप इसका ध्यान करते हुए चलें, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं, जो है वो है कि पास्ट की जो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, इम्पॉसिबल जिनको कंडीशन बोला जाता है, जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, हाँ, कितना ही जोर लगा लो चाहिए, तो वो जो कंडीशन है उनमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए। जैसे कुछ आपको हिंट में नोट करा देता हूँ, जैसे आप कहें वुड सूनर आए या वुड रेदर आए, वुड रेदर आए, इफ ओनली आए, ठीक है, या आई विश आए, आई विश आए, तो इन ये सभी चीज़ें हैं, ये क्या दिखाती हैं? पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन दिखाती हैं। और पास्ट की जो इम्पॉसिबल कंडीशन है उसमें आपको किसका प्रयोग करना है? उसमें आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस पास्ट, अच्छा एग्जाम्पल, गुड, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहा जाए कि इफ़ ओनली आई हैड सीन द थीफ, इफ ओनली, एक तो ये नोट कर लीजिए कि इफ ओनली आया है, फिर यहाँ देखिए किसका प्रयोग किया है? आई हैड सीन द थीफ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस आए तो उसमें किसका प्रयोग करना है? उसमें आपको पास्ट परफेक्ट, आपको जो नोट करना है वो क्या करना है, ये देख लीजिए कि वुड सूनर आए, वुड रेदर आए, इफ ओनली आए, आई विश आए, या एज इफ आए, ऐसा ही होता है, समझ जाएंगे आप, एज इफ आए। तो इस प्रकार का जो होता है उसमें किसका प्रयोग करना है? हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, जैसे आपने यहाँ इफ ओनली में किया है, जैसे इफ ओनली आई हैड सीन द थीफ। तो इसी प्रकार इनको देखते ही आप क्या लगा दीजिए? पास्ट परफेक्ट। इसी कंडीशन की एक जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, छोटा सा कन्फ्यूजन है जो एग्जाम में रहता है, वो मैं यहीं क्लियर करवा देता हूँ। शायद मैं पहले क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दोबारा से करवा देता हूँ। इम्पॉसिबल कंडीशन का ही है और पास्ट का ही है। सिंपल सी बात है कि मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, और इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो इम्पॉसिबल कंडीशन है और इधर यदि पास्ट का सिंपल दिया हुआ है, आप समझ जाइएगा सेकेंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट का सिंपल यानी सेकेंड फॉर्म दी हुई है, तो आप इधर क्या कर देंगे? वुड का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे? वुड का। लेकिन यदि यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पास्ट का परफेक्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तब आप यहाँ क्या करेंगे? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको पता है, और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये सीधा सा इसका मैटर है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इफ़, ध्यान से समझिए, इफ़ आई वर्कड हार्ड, इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास, आई वुड, चलो मैं इतना ही करता हूँ, आई वुड पास, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका जो मंत्र है वो कैसे काम करता है। यहाँ देखिए वर्कड का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो अब यहाँ आप निश्चिंत हो गए कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी है। लेकिन इसी को हम चेंज करें नीचे वाले मैटर में, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो अब आपको करना पड़ेगा आई वुड हैव पास्ड। ये अंतर आप नोट कर लीजिए, देखिए किस तरीके से, ठीक है,
आपने जब वर्क सेकंड फॉर्म यूज़ किया तो वुड आया था, जब आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया तो यहाँ क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में, और हमारा मकसद है कि कंफ्यूजन तो रहना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? इसी से रिलेटेड ऐसा ही एक मैटर था जो कि याद आ गया, तो वो भी आपको मैं नोट करवा देता हूँ कि यदि नो सूनर कहीं पे आता है तो ऐसा ही एक मैटर होता है, बहुत ही इजी वे में सीधा सिंपली आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तो उसके सहारे आप कभी गलती नहीं करोगे। कि नो सूनर है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, और एक पूछा जाता है नो सूनर हैड। ठीक है, समझ में आ रही है? नो सूनर देन या नो सूनर डिड या हैड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीधी सिंपली नोट कर लो कि यदि नो सूनर डिड आता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। यदि नो सूनर हैड आता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंपल सीधी बात। हैड देखते ही थर्ड फॉर्म लगा दो, डिड देखते ही फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ये आपने याद किया हुआ है कि डू डज डिड जहाँ भी आ जाएगी वहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो चाहे कोई से भी फॉर्मूले से याद कर लो, सीधी बात है कि नो सूनर डिड फर्स्ट फॉर्म लेगा, नो सूनर हैड थर्ड फॉर्म लेगा। जैसे आप कहें, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ बिना कहे ही, नो सूनर डिड आई हियर द noise then I rushed to the spot। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर डिड आया था, हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिया। लेकिन यदि इसकी जगह पे समझने वाली बात अब है, नो सूनर हैड आया होता तब आप क्या कहते? आप हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? नो सूनर हैड आई हर्ड। ठीक है, और फिर यहां पर क्या कर लेंगे, आगे का सेंटेंस, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस फर्क ये है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपको नोट करनी है। क्लियर है? याद रह जाएगा? हाँ, शाबाश, ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये तो हो गया याद। गुड, शाबाश। इसके जैसा ही एक और मैटर है जो अभी याद आ गया। हाँ, तो ये कह रहा है कि कितने याद आएंगे। चलो ठीक है, इसके बाद में याद नहीं करेंगे। देखो ऐसा ही है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। हार्डली हैड या स्कैर्सली हैड यदि कहीं आए, हार्डली हैड या स्कैर्सली हैड यदि कहीं भी आता है तो आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? थर्ड। ऐसा ही तो है ना, अलग तो नहीं है। हाँ, तो हार्डली हैड या स्कैर्सली हैड का यदि कहीं भी यूज होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके कहने से पहले ही एग्जांपल दे देता हूं कि हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम, द ट्रेन केम। क्लियर है? आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। हार्डली हैड का यूज आया तो हमने यहाँ पर किसका? थर्ड फॉर्म का यूज किया, हार्डली हैड आई रीच्ड। क्लियर है? गुड, शाबाश। तो ये है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। इतना करने के बाद में हम अपने आप में ये कॉन्फिडेंट हैं कि टेंस में हम कोई गलती नहीं करेंगे, और शायद बेहतर तरीके से। पूरी क्लास की जो आंखों में चमक है वो बता रही है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि टेंस से संबंधित कोई गलती हम नहीं करेंगे, 100% श्योर है। इसी के साथ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल है, चैनल को बढ़ाते चलिए जिससे कि बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो शेयर करते रहिए जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, और सब्सक्राइब करवाते रहिए जिससे कि चैनल है वो ग्रोथ करता रहे। क्योंकि लास्ट अंततः जो भी है वो सब कुछ आपका ही है, चैनल आपका ही है, सक्सेस आपकी ही है, और आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।